नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम हमारा जो टॉपिक्स चल रहे थे बिजनेस लॉ के उसी को यहां पर हम लोग आगे कवर कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि राइट्स ऑफ बेली क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहां पर क्या समझेंगे कि ड्यूटीज ऑफ बेली क्या होती है, मतलब कि राइट्स के बाद उन लोगों की क्या क्या ड्यूटीज आती है। तो सेम एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। एक साइड हम है और एक साइड हमारा कौन है, यहाँ पे फ्रेंड है। अब हम यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर है बेलर, मतलब कि हम जो भी प्रॉपर्टी है वो देंगे, किसको देंगे, हमारे फ्रेंड को देंगे। हमारा फ्रेंड क्या है, यहाँ पे बेली है। तो यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स की क्या क्या ड्यूटी होगी उस प्रॉपर्टी को लेके, उस चीज को यहाँ पर हम लोग आगे आज समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ड्यूटी ऑफ बेली के अंदर फर्स्ट चीज क्या लिखा है यहाँ पे कि आपको यहाँ पर टेक अ रीजनेबल केयर ऑफ द बेल्ड गुड्स, मतलब कि जो भी गुड्स आपको मिला है एज ए फ्रेंड, मतलब कि मैं फ्रेंड की बात करता हूँ कि फ्रेंड को हमने जो भी यहाँ पे गुड्स दिया है उसको वहां पर क्या करने का, उसका एक अच्छे से रीजनेबल केयर रखना पड़ेगा। तो देयर इज अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द बेली, मतलब कि हमारे फ्रेंड की यहाँ पर प्राइमरी ड्यूटी होती है कि द बेली मस्ट टेक ऑल द रीजनेबल स्टेप टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम द डैमेजेस और द लॉसेस, मतलब कि वहां पर उसको जो हो सके उतने पर्टिकुलर रीजनेबल स्टेप लेने पड़ेंगे कि भाई जो भी गुड्स है वो कभी भी खराब होना चाहिए नहीं। एंड टू एंश्योर दैट दे आर रिटर्न टू अ बेलर इन अ सेम कंडीशन, मतलब कि आपको उसे क्या करना है जब आपका काम खत्म हो जाता है, मतलब कि एज ए फ्रेंड की बात करो कि जब वहां पे बेली का काम खत्म हो जाता है तो उसको वही की वही चीज वापस से एज इट इज कंडीशन में रिटर्न करनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज कि रीजनेबल केयर के साथ आपको यूज करना है, ये आपकी ड्यूटी है। क्यों? बिकॉज कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसी और की है। यू आर ओनली अ टेम्पररी पर्सन फॉर यूजिंग दैट गुड्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो पॉइंट नंबर 2 की, तो यहाँ पे इसमें क्या बोला है कि यूज द गुड्स ओनली फॉर एन इंटेंड पर्पसेज, मतलब कि यहाँ पर जो पर्पस के लिए आपने वो गुड्स लिया है उसी के लिए आपको यूज करना है, उसके अलावा आप वो और कोई पर्पस के लिए यूज कर सकते नहीं हो। तो द बेली मस्ट नॉट यूज द गुड्स फॉर एनी पर्पस अदर देन विच वॉज एन एग्रीड अपॉन द बेलर। अब यहाँ पर जो भी पर्पस के लिए आपने गुड्स लिया है उसके अलावा आप कोई भी पर्पस के लिए उस गुड्स को यूज करोगे तो वहां पे बेलमेंट एग्रीमेंट के थ्रू पर्टिकुलर बेलर जो है वो आपसे गुड्स वहां पे रिटर्न लेने के लिए आपको बोल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 3 की, तो यहां पर क्या लिखा है, नॉट अलाउ अ थर्ड पार्टी टू यूज द गुड्स विदाउट द परमिशन। अब देखो थर्ड पार्टी मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हो गए, हमारा फ्रेंड हो गया और फ्रेंड का भी वहां पर कोई और फ्रेंड है। तो अगर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये हमारे गुड्स को यूज करेगा तो इट इज नॉट अ करेक्ट थिंग। क्यों? बिकॉज कि हमारा एग्रीमेंट तो सिर्फ हमारे फ्रेंड के साथ हुआ है, उसका फ्रेंड वहां पे अगर हमारा गुड्स यूज कर रहा है तो वो वहां पे विदाउट परमिशन यूज कर सकता नहीं है। तो द बेली इज अ responsible for the action of any the third party who use the goods with their permission। अब यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर बेलर के परमिशन के बिना अगर वहाँ पे कोई भी गुड्स जो है अगर बेली किसी और को यूज करने के लिए दे देता है देन इट्स ऑल्सो नॉट अ पर्टिकुलर बेलमेंट एग्रीमेंट थिंग, वहाँ पे वो बेलमेंट एग्रीमेंट के अगेंस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 4 की, कीप अ बेलर इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी प्रॉब्लम। अब यहां पर बेलर को पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इन्फॉर्म करते रहना पड़ेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ अ गुड्स आर डैमेज लॉस स्टोलन, अगर कुछ भी होता है गुड्स के साथ जो पर्टिकुलर बेलर का था तो वहां पे हमको एज ए बेली वहां पर क्या करना पड़ेगा, मतलब हमारे फ्रेंड को हमें वहां पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर गुड्स है वो इस रीजन की वजह से या तो फिर चोरी हो गया, डैमेज हो गया या तो फिर कुछ भी उसके साथ हुआ है। तो वहां पर हमको पर्टिकुलरली हमारे फ्रेंड को, या तो आप बोल सकते हो कि हमारा जो भी ओनर है हमारा फ्रेंड हमको क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। बेली मस्ट इन्फॉर्म द बेलर एज सुन एज पॉसिबल, मतलब कि जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो पॉइंट नंबर 5 की, रिटर्न द गुड्स टू द बेलर एट एंड ऑफ द बेलमेंट। अब यहाँ पर बेलमेंट के एंड के अंदर देखो, बेलमेंट के एंड मतलब कि बेलमेंट मतलब क्या है, हमारा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट के एंड में तो सीधी सी बात है, आपको जो भी गुड्स दिया गया है अपने फ्रेंड ने तो आपका फ्रेंड आपको रिटर्न करना कंपलसरी है। द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स, आपका फ्रेंड आपको गुड्स रिटर्न करेगा गुड्स टू द बेलर एट एन एंड ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब कि बेल्ड पीरियड जितना भी था उसके बाद। और व्हेन द बेलर रिक्वेस्ट देम बैक, मतलब कि बेलर रिक्वेस्ट देम बैक अगर करता है तो भी आपको वहां पर क्या है, रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब दो कंडीशन में आप गुड्स को रिटर्न करोगे, एक तो आपका बेलमेंट पीरियड खत्म हो चुका है इसीलिए, या तो फिर वहां पे बेलर ने रिक्वेस्ट करा है आपको कि भाई मुझे मेरा गुड्स वापस चाहिए, तब भी आपको उसे क्या है, रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब कि आपके फ्रेंड को आपको गुड्स रिटर्न करना
पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 6 की, तो यहाँ पर क्या बोला गया, राइट टू डू द वर्क एट एन इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द जॉइंट ओनर। अब यहाँ पर इफ द सेवरल जॉइंट ओनर ऑफ द गुड्स बिल्ड, द बेली में डिलीवर देन बैक और टू अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वन जॉइंट ओनर। अब देखो यहाँ पे जॉइंट ओनर का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर वन या तो आप बोल सकते हो ए बी ने मिलके यहाँ पर एक कार ली है और ये कार किसको दी है, एक्स को दी है यहाँ पे, बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये जो पर्टिकुलर कार है, ये जो एक्स पर्सन को यहाँ पर हमने दे के रखी है, तो अब यहाँ पर एक्स पर्सन क्या करेगा, सबसे पहले हम दोनों से परमिशन लेगा अगर कुछ भी चीज़ हुई है तो, या तो फिर हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई एक काम कर, इसके रिलेटेड जो भी डिस्कशन करना है ना तू बी के साथ कर लेना, मतलब बी पर्सन के साथ कर लेना, वो तेरे को वहाँ पे बता देगा। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर ये जॉइंट ओनरशिप है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, इसीलिए तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट ओनरशिप। जब दो जन मिलके कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेते हैं और वो प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को मतलब कि बेली को जाती है, तब वहाँ पे बेली को वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि तुम्हें जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जितने भी ओनर उसमें से कौन से ओनर के साथ तुम्हें वहाँ पे डिस्कशन करना है। तो विदाउट द कंसर्न ऑफ ऑल इन द ऑप्शन ऑफ एन एग्रीमेंट टू दी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 165। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इट इज अ सेक्शन नंबर 165, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों, बिकॉज इट इज अ जॉइंट ओनरशिप सेक्शन। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बात करता हूँ आगे इसी के अंदर कौन से टॉपिक्स और भी है, तो देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ तो पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि बेली इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी टू बेलर विदाउट द टाइटल। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 166 क्या कहता है, यहाँ पर सेक्शन या तो आप बोल सकते हो लॉ ये कहता है कि प्रोवाइड्स दैट इफ द बेली हैज नो टाइटल ऑफ गुड्स एंड द बेली मतलब कि बेलर के पास नो टाइटल गुड्स है, इन गुड फेथ डिलीवर देम बैक टू और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेली। अब यहाँ पर देखो अगर कोई भी गुड टाइटल वहाँ पे आपका गुड्स के ऊपर नहीं है, बेलर ने नहीं दिया है, तो वहाँ पे बेली भी क्या करेगा, उसको अच्छी तरीके से यूज करेगा, गुड फेथ से उसको यूज करेगा, देन आफ्टर डिलीवर देम बैक मतलब कि उसको वो क्या करेगा, डिलीवर कर देगा। द बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओनरशिप इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ए डिलीवरी। वहाँ पर सच्चे डिलीवरी के लिए वो पर्टिकुलरली ओनरशिप नहीं लेता है। अब यहाँ पर क्या बोला है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूँ आपको कि यहाँ पर हम है और हमारा फ्रेंड है। अब मेरे को यहाँ पर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे फ्रेंड को यहाँ पर कार दे के रखी है और यहाँ पर मेरे पास एक और पर्सन आया कार लेने के लिए, बोले कि भाई कार दे दो, और उसी टाइम पर बेलमेंट एग्रीमेंट भी बट वैसे ही खत्म हो रहा था। तो यहाँ पर जो ये पर्सन मेरे पास कार लेने के लिए आया है, तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, मैंने बोला कि एक काम कर, तो डायरेक्टली इसको ही दे दे, जो भी कार है, जो भी अपनी कार है वो इसको ही दे दे, तो ये यूज़ करके बाद में वापस से मुझे दे देगा। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड जो है वो क्या कर सकता है, इस चीज़ को वहाँ पे डिनाई कर सकता है, वो ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि भाई वो रीडिलीवरी करता रहे किसी और को, किसी और को, किसी और को। क्यों, बिकॉज कि उसने आपसे ली है, वो आपको डिलीवर कर देगा, देन आफ्टर आपको जिसको भी डिलीवर करनी है आप अपने तरीके से डिलीवर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो राइट टू लीन। देखो राइट टू लीन तो हर जगह पर आता है। अब यहाँ पर राइट टू लीन किस तरीके से है, तो अब बेली हैज़ अ राइट टू रिटेन सच अ गुड्स until he receive a remuneration of the services he has rendered in respect of them। सेक्शन 170 ये कहता है कि राइट टू लीन मतलब कि आपने अगर कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी एक्सपेंस कर दिया इन बिहाफ ऑफ द बेलर, तो आपको वहां पर क्या है, उसका रीएम्बर्समेंट मिलना ही चाहिए। अगर बेलर वहां पे मना करता है पैसा देने के लिए, तो वो प्रॉपर्टी आप अपने पास रख सकते हो अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि वो आपको रीएम्बर्स करके ना दे तब तक के लिए। तो एज पर द क्लैरिफिकेशन मेड इन द सेक्शन, व्हेन द बेली हैज provided a service regarding the goods and has unbilled labor skill, he is entitled to remunerate when the goods has to be possessions। अब यहाँ पर गुड हैज टू हिज पोजेशन मतलब कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि बेलर के पास जब अगर गुड्स आता है और अगर वहाँ पे बेली ने कोई भी एक्सपेंस किया है उस गुड्स के ऊपर, तो वहाँ पर क्या है, बेलर को उसे पैसा देना पड़ेगा। अगर वो वहाँ पे पैसा नहीं देता है तो बेली क्या करेगा, उस गुड्स को वहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा, वो अपने पास रख सकता है, ये उसके पास राइट्स है, बराबर। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करता हूँ पॉइंट नंबर 9 की, तो पॉइंट नंबर 9 में यहाँ पर क्या बोला है
कि राइट टू स्यू अ थर्ड पर्सन। अब देखो सेक्शन 180 क्या कहता है, थर्ड पर्सन को डायरेक्टली यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, स्यू मतलब कि उसके ऊपर क्लेम कर दिया जाएगा। ऑफ द एक्ट क्रिएट दैट द राइट ऑफ बेली व्हेन अ थर्ड पार्टी कॉज अ डैमेजेस ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट एनी रीजन द बेली कैन स्यू द थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये किसकी बात करी है, बेली की बात करी है। अब बेली मतलब कौन है, हमारा फ्रेंड। अब हमारे फ्रेंड ने फॉर एग्जाम्पल, चलो उसने ये प्रॉपर्टी किसी और को दी, ये प्रॉपर्टी उसने क्या करा, किसी मतलब हमसे ली है और किसी और को दी है, मतलब कि थर्ड पार्टी को वहां पे दी है। अब ये थर्ड पार्टी से उसके अंदर वहां पे कुछ डैमेजेस हो गया, बराबर है, जानबूझ के नहीं, अनजाने में कुछ डैमेजेस हो गया। तो ये जो भी डैमेजेस होता है वो वहां पे बेली मतलब कि हमारा फ्रेंड क्या है, वहां पे स्यू कर सकता है उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को थर्ड पर्सन के साथ, बराबर, विदाउट अवर परमिशन। क्यों, ये उसकी ड्यूटी बनती है वहां पे कि जैसा उसने गुड्स दिया था वैसा उसको भी गुड्स मिलना चाहिए, और ये हमारी ड्यूटी यहाँ पर बनती है कि जैसा हमने फ्रेंड को दिया था वहां पे वैसा ही वो गुड्स हमको वापस से मिलना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 10 की, एंड इट इज एन लास्ट पॉइंट, तो राइट टू रिटेन द डिलीवरी ऑन द गुड्स। अब यहाँ पर 161 यहाँ पर क्या कहता है कि व्हेन एनी थर्ड पर्सन रिक्लेम द राइट्स over the goods, the bailey can sue and retain the delivery of the goods from a bailor। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी भी थर्ड पर्सन क्लेम करता है कोई भी राइट्स को ओवर अ गुड्स, तो बेली कैन स्यू एंड रिटेन द डिलीवरी ऑफ अ गुड्स फ्रॉम बेलर, मतलब कि वहां पे बेलर से वो क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है उस पर्टिकुलर गुड्स की डिलीवरी को विदाउट एनी थिंग या विदाउट एनी पर्टिकुलर एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये उसके पास राइट्स दे के रखी है कि भाई तुम ये काम यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये पर्टिकुलर उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज यहाँ पर बताई गई थी कि ये पर्टिकुलर उसकी ड्यूटी होती है बेलर की कि भाई तुम ये सारे काम वहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी के लेक्चर में हमने क्या समझा कि क्या क्या ड्यूटीज होती है बेली की काम करने के लिए विथ बेलर और थर्ड पार्टी के साथ, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ कोई भी डील करता है तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम और ही इसके जितने भी टॉपिक्स है उसको यहाँ पे समझेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। थैंक यू सो मच।